जय श्री कृष्ण। कैसे हैं आप सब? आपका स्वागत है हमारी स्टोरी टाइम चैनल में। तो चलिए आज की कहानी शुरू करते हैं। कहते हैं कि पिता भले ही गरीब हों, लेकिन बेटे को अमीर जरूर बना देते हैं। पर जब वही बेटा अमीरी में इंसानियत भूल जाए, तो वक्त उसे ऐसी सजा देता है जो कोई अदालत नहीं सुना सकती। अहमदाबाद की एक तपती दोपहर में एक ऐसा सच सामने आया जिसने पूरे मोहल्ले को हिलाकर रख दिया। हुआ यूं था कि कुछ रिश्ते छत पर चढ़कर धूप में जल गए थे। पूरी कहानी जानने के लिए इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिए। अहमदाबाद की जून की दोपहर। सूरज मानो आसमान में नहीं, लोगों के सिर पर उतर आया था। चारों तरफ गर्म हवाओं की लू चल रही थी। सड़कों से मानो धुआं उठ रहा हो। शहर के एक कोने में मणिनगर की तंग गली में एक पुराना 2 मंजिला मकान था। बाहर नेमप्लेट पर लिखा था, दवे निवास, किशोर भाई दवे, सेवानिवृत्त शिक्षक, सविताबेन दवे। पर अब उस घर में न तो शिक्षक का सम्मान बचा था, न माता पिता का मान। नीचे के कमरे में ठंडी हवा चल रही थी। बड़ी ई की आवाज के साथ बच्चों की हंसी गूंज रही थी। और ऊपर उसी घर की छत पर 2 बुजुर्ग आत्माएं पसीने और अपमान के बीच घुट रही थीं। जरा पंखा तो लगा दो बेटा, बहुत घुटन हो रही है, सविताबेन ने कांपते स्वर में कहा। उनके माथे पर पसीने के कतरे मोती नहीं, जलते अंगारे बन चुके थे। वे एक टूटी हुई चारपाई पर बैठे थे। पास में एक डोल, 2 पुराने बक्से और कुछ पुराने अखबार। ये कमरा नहीं, उन रिश्तों का कब्रिस्तान था जो उन्होंने वर्षों पहले अपने खून पसीने से जोड़ा था। किशोर भाई, जो कभी स्कूल के सबसे सम्मानित शिक्षक थे, आज अपने ही बेटों के फैसले से ऊपरी स्टोर रूम में रहने को मजबूर थे। सुबह राहुल ने कहा था, पापा, आपको नीचे रखना मुश्किल है, जगह नहीं है। वैसे भी आपने नया बड़ी ई खरीदा है ना अपनी मर्जी से, तो ऊपर ही लगा लो, अच्छा रहेगा। उस वाक्य में जितनी ठंडक थी, उतनी ही बेरहमी भी। पिता के लिए नहीं, अपने बड़ी ई के लिए जगह चाहिए थी। किशोर भाई की आंखें नम थीं। उन्होंने बस एक नज़र सविताबेन की ओर देखा। उस नज़र में कोई भाषा नहीं थी, लेकिन अनगिनत सवाल थे। क्या यही वो घर है जिसके लिए हमने अपने सपने कुर्बान किए? क्या यही वो बच्चे हैं जिनके पढ़ने के लिए हमने भूखे दिन काटे? नीचे बहुएं आराम से मोबाइल स्क्रॉल कर रही थीं। मम्मी पापा बहुत नाटक करते हैं, प्रीति बोली। इतनी उम्र में भी बड़ी ही चाहिए, मनीषा हंसते हुए बोली। अरे, थोड़ा तो हमारे बच्चों का सोचो। हाँ दीदी, ऊपर भेज दिया, बहुत अच्छा किया। अब नीचे बच्चों का प्लेरूम बन जाएगा। उसी वक्त ऊपर छत पर हवा और गर्म हो गई। टिन की छत से उतरती आग मानो सीधी सविताबेन के सिर पर गिर रही थी। अचानक वे चक्कर खाकर गिर पड़े। सविता, सविता! किशोर भाई घबरा गए। उनके कांपते हाथों ने पत्नी का सिर उठाया, पानी की बोतल से मुंह पर छींटे मारे, पर वे बेहोश थीं। कमरे में हवा का नामोनिशान नहीं था। वह दबी सांसें, वह खामोशी मानो जिंदगी की आखिरी परीक्षा थी। हे प्रभु, मेरी सविता को कुछ मत करना। किशोर भाई रो पड़े। नीचे से आरव की आवाज आई। वह स्कूल से लौटा था, ऊपर दौड़ता हुआ आया और जैसे ही उसने दादी दादा की हालत देखी, उसके नन्हे दिल में दरार पड़ गई। दादाजी, दादी को क्या हुआ? बेटा, बेहोश हो गए हैं, पानी ला। आरव नीचे भागा। मम्मी, पापा, जल्दी आओ। पर प्रीति ने बिना देखे कहा, अरे, कहो ना, नाटक न करें। दादी को गर्मी लगी होगी, थोड़ी देर में ठीक हो जाएंगी। बच्चा रोता रहा, किसी ने नहीं सुना। शाम होते होते जब सविताबेन को होश आया, उनकी आंखों में सिर्फ थकान थी। उन्होंने कहा, अब हम यहाँ नहीं रह सकते। किशोर भाई ने उनका हाथ थामा। तू कहे तो निकल जाएं सविता,
उनके स्वर में अब दर्द नहीं, फैसला था। वह फैसला जो किसी अदालत से नहीं निकला था, पर शायद वही सच्चा न्याय था। रात के सन्नाटे में, जब नीचे इस बड़ी ई की ठंडी हवा चल रही थी, ऊपर छत के कमरे से दो परछाइयां धीरे धीरे बाहर निकलीं। एक पुराना थैला, थोड़े कपड़े, दवायां और यादों का बोझ लेकर वे बिना किसी को जगाए, बिना विदा लिए घर से निकल गए। ताला लगाया और मानो अपने सपनों की राख उठाकर शमशान से लौटते लोग हों, वैसे ही चल पड़े। सुबह 5 बजे का वक्त। अहमदाबाद की गलियां अभी नींद में थीं। गली के आखिरी छोर पर दो परछाइयां चुपचाप आगे बढ़ रही थीं। एक थैला किशोर भाई के कंधे पर था, दूसरा हाथ उन्होंने सविताबेन का थाम रखा था। अब कहाँ जाएंगे? सविताबेन ने कांपते स्वर में पूछा। पता नहीं सविता, बस कहीं ऐसी जगह जहां हमें इंसान समझा जाए। उनकी आंखें लाल थीं, पूरी रात सो नहीं पाए थे। कभी वे इसी घर के बरामदे में बच्चों को पढ़ाया करते थे। आज वही घर उन्हें पराया कर चुका था। गली से निकलते वक्त वे कानकरिया तालाब के पास रुके। फुटपाथ पर कुछ रिक्शा वाले सो रहे थे, कुछ चाय वाले चूल्हा जला रहे थे। सविताबेन बोलीं, थोड़ी देर बैठ जाएं, पैर कांप रहे हैं। वे एक पत्थर पर बैठ गए। पास की चाय की दुकान से भाप और सुगंध आ रही थी। काका, चाय? दुकानदार ने कहा। किशोर भाई मुस्कुराए। बेटा, जेब में सिर्फ 5 रुपये हैं, बाद में दे दूंगा। अरे कोई बात नहीं, आप पी लो। आपके जैसे बुजुर्ग को देखकर ही सुबह अच्छी लगती है। किशोर भाई के गले में कुछ अटक गया। उन्होंने चाय ली और बस एक वाक्य कहा, कभी कभी अजनबी भी अपनों से ज्यादा अपने लगते हैं। थोड़ी देर बाद दोनों साबरमती किनारे की ओर निकल पड़े। सूरज अब तेज हो चुका था। रास्ते में कुछ लोग उन्हें देखकर हंसे, कुछ ने दया दिखाई, पर कोई साथ देने वाला नहीं था। सविताबेन थककर बोलीं, अब क्या करेंगे? किशोर भाई ने कहा, अब अपने दम पर जीना सीखेंगे। जिनके पास उम्मीद थी, उन्होंने ही शर्मिंदा कर दिया। उसी शाम उन्होंने अहमदाबाद रेलवे स्टेशन के पास एक छोटी धर्मशाला में कमरा लिया। 3 दिन वहीं रहे। थोड़ी थोड़ी बचत से खाना खाते, पानी पीते, रात काटते। किशोर भाई कभी अखबार पढ़ते, कभी खामोश छत को देखते। स्कूल की बातें याद करते, बच्चे कैसे गुड मॉर्निंग सर बोलते थे। सविताबेन सुबह सुबह टिफ़िन तैयार करती थीं। अब टिफ़िन की जगह एक पुराना डब्बा रह गया था, जिसमें सूखी रोटियां थीं। तीसरे दिन सुबह धर्मशाला के दरवाजे पर टप्पा पड़ा। यहाँ कोई मास्टर साहब रहते हैं? अंदर से आवाज आई। हाँ। कौन? मैं मिहिर। किशोर भाई ने दरवाजा खोला। सामने करीब 35 साल का जवान खड़ा था, शर्ट पैंट में, माथे पर हल्का पसीना और आंखों में पहचान की चमक। गुरुजी, आप? वह उनके पैरों पर गिर पड़ा। आप अहमदाबाद में, और इस हालत में? किशोर भाई कुछ बोल न सके, बस एक मुस्कान आई, जो दर्द में डूबी थी। मिहिर बेटा, जिंदगी ने अब पढ़ाना शुरू कर दिया है। अब मैं भी सीख रहा हूँ कि बूढ़ा होना आसान नहीं। मिहिर की आंखें भर आईं। गुरुजी, आप वही हैं न जिन्होंने मुझे गणित में पास करवाया था? जिन्होंने कहा था, मेहनत करने वाला कभी हारता नहीं? किशोर भाई ने धीरे से सिर हिलाया। हाँ बेटा, पर अब जिंदगी का सवाल मुश्किल है। कैलकुलेटर भी जवाब नहीं दे रहा। मिहिर ने झुककर उनके पैर छुए। गुरुजी, अब आप मेरे साथ चलिए। मेरी स्कूल है, वहाँ बच्चों को सिर्फ पढ़ाई नहीं, जिंदगी का सबक भी चाहिए। आप आइए, बच्चों को इंसानियत सिखाए। सविताबेन की आंखें चमक उठीं। देखो, भगवान ने शायद हमारी सुन ली। किशोर भाई ने सविताबेन का हाथ थामा और बोले, हाँ, शायद अब वक्त हमें खुद से मिलाने जा रहा है। उसी शाम दोनों मिहिर के साथ अहमदाबाद के नवरंगपुरा पहुंचे। स्कूल बिल्डिंग के बाहर लिखा था, ज्ञानदीप पब्लिक स्कूल, शिक्षा के साथ संस्कार।
मिहिर ने कहा, गुरुजी, आज से यही आपका घर है। दोनों अंदर गए। बच्चों के बीच से गुजरते हुए किशोर भाई की आंखों में चमक लौट आई। बच्चों के गुड मॉर्निंग सर ने मानो बीते सालों को फिर जीवित कर दिया। सविताबेन ने कहा, अब ये घर नहीं, भगवान का वरदान है। किशोर भाई मुस्कुराए, हाँ सविता, शायद हमारी इज्जत भगवान ने स्कूल के बच्चों में छुपा रखी थी। पर कहानी यहीं खत्म नहीं होती। अब शुरू होती है सम्मान की नई यात्रा। जिन माता पिता को अपने बच्चों ने तिरस्कृत किया था, वे अब दूसरे बच्चों के जीवन में संस्कार बनकर लौट आए। किशोर भाई अब रोज सुबह ज्ञानदीप पब्लिक स्कूल के गेट पर नजर आने लगे। सफेद कुर्ता, झुर्रियां से भरा चेहरा, हाथ में पुरानी बैग जिसमें कुछ कॉपियां और एक छोटी डायरी रहती थी। सुप्रभात सर। जैसे ही बच्चे नमस्ते करते, उनका चेहरा खिल उठता। उनके लिए नमस्ते सिर्फ अभिवादन नहीं, खोया हुआ सम्मान वापस पाना था। सविताबेन स्कूल के पास बने टीचर्स क्वार्टर में रहने लगीं। वे रोज बच्चों को टिफिन बांटतीं, किसी के कपड़े सिलतीं, किसी को दादी की तरह डांटती प्यार करतीं। धीरे धीरे पूरी स्कूल उन्हें दादी कहने लगी। उनका आंचल बच्चों के लिए शांति का आश्रय बन गया। एक दिन असेंबली में किशोर भाई ने कहा, बच्चों, इज्जत घर के बुजुर्गों को नहीं, उन्हें देने वाले संस्कारों की पहचान होती है। पूरी स्कूल तालियों से गूंज उठी। दूसरी तरफ मणिनगर के उस घर में अब सन्नाटा पसर गया था। बड़ी ई की ठंडी हवा तो थी, पर रिश्तों की गर्माहट गायब थी। राहुल की बैंक में सबको पता चल गया था कि उसने अपने बूढ़े माँ बाप को छत पर भेज दिया था। लोग मिलना टालने लगे। प्रीति की सहेलियां ताने मारने लगीं। सोशल मीडिया पर मनीषा के फैमिली फोटो पर कमेंट आने लगे। पहले माता पिता को सम्मान दो, फिर वाइब पोस्ट करो। एक रात राहुल ने दरवाजा बंद करके कहा, प्रीति, क्या हमने सचमुच बहुत बड़ी गलती कर दी? प्रीति चुप रही। ग्लास में गिरते पानी के कतरे मानो जवाब दे रहे थे, हाँ, बहुत बड़ी। स्कूल में किशोर भाई अब हर क्लास को किताबें नहीं, जिंदगी पढ़ाने लगे थे। उन्होंने मूल्य शिक्षा सत्र शुरू करवाए। पूछते, अगर तुम्हारे दादा दादी गलत नहीं हैं, फिर भी तुम उनसे झगड़ते हो, तो गलती किसकी है? एक बच्चे ने कहा, सर, हमारी, क्योंकि बुजुर्गों की बात समझने में वक्त नहीं, अहंकार लगता है। किशोर भाई मुस्कुराए, शाबाश। याद रखो, जिस दिन तुम उनके थकने को समझ जाओगे, उस दिन जिंदगी आसान हो जाएगी। एक शाम मिहिर उनके पास आया। गुरुजी, आपको खुशी होगी, मैंने आपके नाम पर एक नया ट्रस्ट रजिस्टर करवा लिया, किशोर सविता एजुकेशन एंड संस्कार फाउंडेशन। किशोर भाई की आंखें नम हो गईं। मेरा नाम तो मिट चुका था बेटा, तूने उसे अमर कर दिया। उसी वक्त सविताबेन ने तुलसी के सामने दीपक जलाया। भगवान, बस यही चाहत है कि कोई और माँ बाप हमारे जैसे छत पर न धकेले जाएं। घर में आरव अपने दादा दादी को बहुत याद करता। रोज कहता, मम्मी, जब दादी थी तब खाना मीठा लगता था, अब कड़वा क्यों लगता है? प्रीति गुस्से में कहती, क्योंकि अब घर में मिठास नहीं रही। रात को आरव अपनी पुरानी ड्राइंग बुक खोलता। उसमें उसने एक चित्र बनाया था, दादा दादी छत पर बैठे हैं और नीचे खिड़की से सूरज की किरणें उन तक नहीं पहुंच रही। वह रोज उस चित्र को देखकर धीरे से कहता, भगवान, मेरे दादी दादा को फिर मेरे पास भेज दो। समाज में अब किशोर भाई सविताबेन को वह सम्मान मिलने लगा जो कभी उन्होंने अपने बेटों से मांगा था। लोग उन्हें संस्कार गुरु कहने लगे। पर किस्मत ने अभी एक और मोड़ लेना था। एक शाम 5 बजे स्कूल की घंटी बज चुकी थी। किशोर भाई बरामदे में खड़े हर बच्चे को हंसकर विदा दे रहे थे। तभी गेट पर एक कार रुकी। दरवाजा खुला। राहुल, प्रीति, रौनक और मनीषा उतरे। चेहरों पर पछतावे की लकीरें थीं।
राहुल ने इशारा किया। चारों धीरे धीरे आगे बढ़े। उनके कदम अपराधबोध से दबे हुए थे। बरामदे के पास पहुंचते ही राहुल की आवाज टूट गई। पापा। किशोर भाई मुड़े। उनकी आंखों में एक पल को सब थम सा गया। वे चार चेहरे जिनके लिए उन्होंने जिंदगी लुटा दी थी, आज सामने थे। सविताबेन भी पास आ गईं। पापा, माफ कर दो। राहुल की आवाज कांप रही थी। हमसे बहुत बड़ी गलती हो गई। किशोर भाई चुप रहे, फिर धीरे बोले, गलती नहीं बेटा, ये हमारे संस्कारों की हार थी। प्रीति और मनीषा रो पड़ीं। मम्मी जी, हमने आपको बहुत दुख दिया। छत पर भेजना, वह सब हमारे अहंकार का नशा था। सविताबेन की आंखें नम हो गईं। बेटी, जख्म चाहे शरीर पर लगे या रिश्तों पर, भरने में वक्त तो लगता ही है। रौनक बोला, पापा, हम आपको घर वापस लेने आए हैं। आपका कमरा तैयार है, नया एस बड़ी ई भी लगवा दिया है। किशोर भाई मुस्कुराए, एस बड़ी ई तो पहले भी था बेटा, बस ठंडी हवा में इंसानियत की गर्मी नहीं थी। फिर बोले, घर कोई इमारत नहीं होती जहां रहने का मन करे, घर वह दिल होता है। और मेरा दिल अब इन स्कूल के बच्चों में बस गया है। सविताबेन ने उनका हाथ थामा। शायद अब इन्हें हमारी कमी महसूस हो रही है। किशोर भाई बोले, हाँ सविता, पर कभी कभी जब पानी सूख जाए तो बाद का बारिश भी वह प्यास नहीं बुझा पाता। राहुल रो पड़ा, पापा, एक बार माफ कर दो, कम से कम आपकी नज़रों में फिर सिर ऊंचा कर सकूं। किशोर भाई ने उसका कंधा थपथपाया। माफ करना आसान है बेटा, पर भरोसा फिर से कमाना पड़ता है, मांगना नहीं पड़ता। तभी उन्होंने अपने पोते आरव को देखा जो उनके साथ बेंच पर बैठा था। दादाजी। आरव दौड़कर उन्हें चिपट गया। मैं रोज भगवान से प्रार्थना करता था कि आप वापस आ जाएं। किशोर भाई ने उसे सीने से लगाया। बेटा, भगवान ने तेरी सुनी, पर अब मैं वहीं रहूंगा जहां सांसें भी सम्मान से ली जाती हैं। अंत में किशोर भाई बोले, हम वापस आएंगे, लेकिन अपनी शर्तों पर। अब उस घर में रहेंगे जहां हमारे लिए जगह सिर्फ दीवारों में नहीं, दिलों में भी होगी। रविवार को स्कूल में पेरेंट्स रिस्पेक्ट डे मनाया गया। मंच पर किशोर भाई ने कहा, बच्चों, याद रखो, माँ बाप को कोई पैसे दे सकता है, पर इज्जत और आशीर्वाद नहीं। नीचे बैठे राहुल, प्रीति, रौनक और मनीषा की आंखें नम थीं। वे भी मंच पर आए और माता पिता के पैर छुए। पूरी स्कूल तालियों से गूंज उठी। किशोर भाई ने आशीर्वाद दिया, अब समझदार बन गए हो, अब शायद इंसान भी बन जाओगे। सविताबेन ने धीरे से कहा, वक्त ने तुम्हें सिखाया है, डांटा नहीं। उस शाम जब सब लौट रहे थे, किशोर भाई बरामदे में बैठे थे। सविताबेन ने पूछा, अब माफ कर दिया ना? उन्होंने कहा, माफ तो कर दिया सविता, पर भरोसे का पुल अब वक्त ही बनाएगा। और डूबते सूरज के साथ उनकी आंखों में एक नई शांति उतर आए। मानो उन्होंने दर्द मिटाया नहीं, बल्कि उसे सीख में बदल दिया हो। समय बीतता गया। आरव अब स्कूल में दादा दादी के साथ पढ़ता था। उसने संस्कार परिवार नाम का ग्रुप बनाया। उसका पहला नियम था, घर में सबसे पहले नमस्ते और माँ बाप के साथ बैठकर खाना। 1 साल बाद गांव से कुछ बुजुर्ग स्कूल आए। मास्टर साहब, हमारे बच्चे हमें बूढ़ा कहकर छोड़ गए, क्या हमें भी आपके आश्रम में जगह मिलेगी? किशोर भाई ने मुस्कुराकर कहा, ये स्कूल नहीं, घर है। यहाँ बुजुर्गों के लिए जगह कभी खत्म नहीं होती। और उसी दिन उन्होंने बोर्ड लगवाया, यहाँ वडीलों के लिए जगह कभी खत्म नहीं होती। रात को जब सब सो गए, किशोर भाई बरामदे में बैठे थे। सविताबेन आईं। आज बहुत खुश लग रहे हो। हाँ सविता, आज समझ आया कि भगवान ने हमें बेटों से नहीं, पोते के जरिए इंसानियत का पाठ पढ़ाया है। सविताबेन ने आसमान की ओर देखा। वक्त ने भरोसा तोड़ा, पर हमारा शिक्षण बचा लिया।
किशोर भाई ने सिर झुकाकर कहा। और यही शिक्षण अब हमारी अमर कहानी बन गई। कहानी यहीं रुकती नहीं, यह एक नई सुबह की शुरुआत है। आरव अब संस्कार परिवार को आगे बढ़ा चुका है। लोग कहते हैं, ये बच्चा अपने दादा दादी का प्रतिबिंब है। और हर सुबह जब किशोर भाई बच्चों को पढ़ाने बैठते हैं, उनके होठों पर सिर्फ एक वाक्य होता है, पैसे से नहीं, संस्कार से अमीर बनो। क्योंकि बुजुर्गों की दुआएं बैंक बैलेंस नहीं, जिंदगी की सच्ची पूंजी होती हैं। अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, हमारी स्टोरी टाइम चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को ऑल पर सेट कर दें ताकि नई कहानी की सूचना तुरंत मिले। तो चलिए, फिर मिलते हैं एक नई कहानी के साथ। धन्यवाद। जय श्री कृष्ण।